Hi learners, hi students. Today we will study the concept of force. अगर आप आईसीएससी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं और उसमें इस तरह का चैप्टर है, आपका बोर्ड एग्जाम भी हो सकता है चल रहा हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए तो आप न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि फोर्स का कॉन्सेप्ट है क्या, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? फोर्स को अगर हमें डिफाइन करना हो तो आप क्या कहेंगे? तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यानी ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, यानी उसकी वैल्यू हो। मैग्नीट्यूड कैसे? क्यू न्यूटन का मैग्नीट्यूड है, यानी ये वैल्यू आप बता रहे हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। डायरेक्शन इस साइड या अपोजिट साइड। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी यानी वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है, जो क्या करती है, दैट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम धक्का लगा के उसको स्टॉप कर सकते हैं, और अगर रेस्ट पे तो धक्का लगा के मोशन कर सकते हैं, तो हम उसका चेंज कर देते हैं स्टेट। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट कॉजेज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। और ये क्या करती है, कभी कभी शेप और साइज भी बदल देती है। अगर आप इस बॉडी पे आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है इसका शेप चेंज हो जाए, ये दब जाए, इसमें डिफॉर्मेशन हो जाए, या इसका साइज चेंज हो जाए। ये कब होता है? जब बॉडी नॉन रिजिड हो, यानी बॉडी ठोस नहीं है आपकी, आपने फोर्स लगाया तो हो सकता है थोड़ा सा मूव भी करे और इसका शेप और साइज भी चेंज हो जाए। लेकिन हम जो अपनी डेफिनेशन लगाते हैं रिजिड बॉडी पे, वो ये है कि जब हम इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये मूव कर जाएगा, क्योंकि इतना ठोस है कि ये दबेगा ही नहीं, इसमें कोई शेप चेंज नहीं होगा, तो क्या हो सकता है इसमें आगे मोशन हो जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि फोर्स एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जो चेंज ला देती है इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन या शेप और साइज ऑफ द बॉडी। शेप और साइज ऑफ द बॉडी कब? जब इन केस ऑफ नॉन रिजिड बॉडी। और रिजिड बॉडी में क्या होगा? स्टेट ऑफ रेस्ट होगा तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में तो रेस्ट में हो जाएगा। और क्या कर सकता है ये? इट कैन आइदर सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, स्टॉप इट, और ऑल्टर इट्स डायरेक्शन और स्पीड। तो आप फोर्स लगा के किसी का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आपने डायरेक्शन लगाया, इधर मूव करने लगा, या बहुत तेजी से ये दौड़ रहा है, आपने इस पे या अपोजिट में फोर्स लगाने लगे तो ये धीरे ही हो जाएगी स्पीड, इसकी स्पीड। तो इसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं फोर्स से, और इसकी स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, और इसको धक्का देके चला भी सकते हैं, धक्का देके रोक भी सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। अब आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, भूलने की, रटने की इसको कोई जरूरत नहीं है ना, आपको भूलना चाहिए। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। अब देखिए, एक कभी कभी एक डेरिवेशन आ जाता है आपके एग्जाम में, छोटा सा। वो ये होता है कि भाई फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आप रट लेते हैं ये फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से? हाउ डिड वी डिराइव दिस फॉर्मूला? सो इस पे एक आपको क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज डिराइव दिस इक्वेशन। तो ये जो आपका फॉर्मूला आया है, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया है। यू गॉट दिस फॉर्मूला फ्रॉम दिस न्यूटन सेकंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सो डेरिवेशन आया कैसे? देखिए, जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वो ये कहता है कि the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the net external force acting on it, and it occurs in the direction of force। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, पी होता है लीनियर मोमेंटम, एम होता है मास, ये होता है वेलोसिटी। अब इस पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन हम करते हैं। डिफरेंशिएशन आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये 11th का चैप्टर है, इसलिए डेरिवेशन आपके 10th में नहीं होती, लेकिन ये छोटा सा है तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो हम जब डेरिवेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, लीनियर मोमेंटम का, तो यहाँ भी डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे भी आपका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब किसी भी बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में बांट लेते हैं।
तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन होता है। अब मास क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाता है इसके। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका फॉर्मूला है। अब dp अपॉन dt, तो p क्या है, p इज इक्वल टू mv, तो यहाँ पे p की वैल्यू रख दी गई है mv, ठीक। अब यहाँ पे मास हो जाता है कांस्टेंट, तो मास इसके बाहर आ जाता है और dv अपॉन dt होता है। और एक्सेलरेशन का यही डेफिनेशन ही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का जब आप डेफिनेशन ढूंढेंगे तो यही बोलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv अपॉन dt। तो ये यहाँ पे हम फिर इसकी वैल्यू ए रख देते हैं, तो इस वजह से अब फिर ये मास कांस्टेंट है, तो इक्वल टू साइन फिर लग जाता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से आपका आ जाता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला आपका लगता है फोर्स पता करने में। तो इस फॉर्मूले को तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी जो क्लास है उसमें पढ़ी होगी ये चीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके हिसाब से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द rate of change of momentum is directly proportional to the net force applied on it and occurs in the direction of force। और जो चेंज ऑफ मोमेंटम होगा आपका वो फोर्स के डायरेक्शन में ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है कि फोर्स की यूनिट और क्या क्या है। एक तो ये हो गई न्यूटन। अब देखिए न्यूटन को हम कहते हैं 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे? इसका फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। So this is the formula of force. So what is the unit of force? Newton. So we write Newton. Then mass 1 kg and acceleration is in meter per second square. So if you want to define 1 Newton, how will you define? When we apply a force of 1 Newton on 1 kg object, it will accelerate at the rate of 1 meter per second square. जब हम 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 1 kg किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका एक्सेलरेशन देता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यही चीज है। 1 इंटू 1 1 हो गया, तो यहाँ भी 1 हो गया। न्यूटन इज इक्वल टू, बाकी इनकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे ही आया है यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे 1 न्यूटन का फोर्स पता करेंगे, तो 1 न्यूटन का फोर्स कैसे आएगा, जब 1 kg का ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे तो उस पे एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसीलिए ये इसके इस तरीके से बराबर है। ठीक है। अब इसकी और भी यूनिट्स क्या है, सीजीएस यूनिट अगर देखें तो डाइन है। ये देखिए डाइन, तो डाइन इसको आप याद कर लीजिए। एक डाइन में 10⁻⁻⁵ न्यूटन होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में होता क्या है कि यूनिट का बहुत ज्यादा कन्वर्जन होता है, न्यूटन से डाइन में, डाइन से न्यूटन में। तो जब भी आप न्यूमेरिकल देखेंगे तो सारी चीजों का देखिए यूनिट एसआई यूनिट में है कि नहीं। अगर नहीं है तो या तो फिर पूरा एसआई यूनिट में कर लीजिए, या तो पूरा सीजीएस यूनिट में कर लीजिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। क्योंकि यूनिट कन्वर्जन में बहुत मिस्टेक होती है। लोग सोचते हैं एसआई यूनिट में ही आंसर आएगा, लेकिन आंसर वो किसी और में पूछ रहता है। तो ये चीज आपको पता करनी है। ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, 1 kgf। तो हमारी जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की, वो 1 kgf में होती है। तो कभी कभी केजीएफ में आपसे पूछेगा या केजीएफ में आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, तो न्यूटन में करने के लिए 9.8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ग्राम फोर्स 989। तो ये ग्रेविटेशनल यूनिट होती है आपकी फोर्स की। सीजीएस यूनिट आपको पता है, और एसआई यूनिट तो आपको पता ही है। तो अब दो तरीके के फोर्स होते हैं। देखिए फोर्स दो तरीके से लगाए जा सकते हैं। पहला तो आप कांटेक्ट में आप फोर्स लगाइए, आपने किसी को पकड़ के धक्का दे दिया, ठीक है, वो हो गई नॉर्मल फोर्स। टेंशन फोर्स जो आप स्ट्रिंग और रोप में महसूस करते हैं, जब आप उसको खींचते हैं तो वो आपको खींचती है। फ्रिक्शन, जब आप रगड़ खा के कोई चीज घसीटते हैं या पुश करते हैं, इसको आप भेजेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी, क्योंकि ये सरफेस से सरफेस रगड़ खा रहा है। तो ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है जो इसके उल्टा होती है, जिसमें कॉन्टैक्ट ना हो। तो ऐसी कौन सी फोर्स है भाई, जब आप कोई बॉल फेंकेंगे ऊपर, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है, वो नीचे की तरफ आती है, तो ये छूती नहीं है, ये बस घसीटती है।
बिना कोई कांटेक्ट आए हुए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबक को आप इतने दूर से घसीट लेते हैं कैसे, इसमें मैग्नेटिक फोर्स होती है बिना कोई कांटेक्ट किए। अगर ये दोनों मैग्नेट बिना कांटेक्ट किए अगर अट्रैक्ट और रिपल हो रहे हैं तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, यानी कोई फोर्स तो लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस में होते हैं, प्लस माइनस, ठीक है, एकदम मैग्नेट की तरह। तो ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए जो हमारे फोर्स होती है ना, वो किस तरीके का मोशन करती है, दो तरीके से कर सकती है। या तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, या तो वो सर्कुलर मोशन करेगी। स्ट्रेट लाइन में कैसे भाई? अब आप इस रोड पे चल रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, तो ये हो गया लीनियर मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में या तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे तो करने नहीं लगेंगे। तो दैट्स वाई दिस मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन, जो एक स्ट्रेट लाइन में होगा, या ट्रांसलेशनल मोशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ऐसे मोशन को हम लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। If the body is free to move, it starts moving in a straight line, the direction in the direction of force. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उस डायरेक्शन में अगर आप मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो वो लीनियर मोशन हुआ, ट्रांसलेशनल मोशन हुआ। अगर हमने फोर्स ऐसा लगाया कि यही बॉडी ऐसे मूव करने लगी, गोल गोल मूव करने लगी अपने एक्सिस के, तो उसको रोटेशनल। अब रोटेशन तो आप जानते ही हैं, अर्थ रोटेट होता है अपने एक्सिस पे। डोर हो गया, वो रोटेट होता है अपने एक्सिस पे। कोई भी चीज आप ले लीजिए, व्हील, चक्का, वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट होता है। तो ऐसी फोर्स जो रोटेशनल मोशन कर दे ऑब्जेक्ट का, वो होता है रोटेशनल मोशन। इफ द बॉडी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट, मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये एक एक्सिस पे फिक्स्ड है, द फोर्स कैन कॉज इट टू रोटेट अबाउट द एक्सिस। अब आपने दैट फोर्स लगाया तो ये मूव करने लगा इसके एक्सिस के अबाउट, ये निकल के भागेगा नहीं, ये इसी के एक्सिस से रोटेट करता रहेगा। इसी तरीके से अपना अर्थ है, एक एक्सिस है, उस पर वो रोटेट करता रहता है, गोला गोला गोला। तो अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको रोटेशन और रेवोल्यूशन में ही फर्क नहीं महसूस होगा कि क्या है, सोचते हैं एक ही चीज है, लेकिन रेवोल्यूशन अलग है। रेवोल्यूशन तो पूरा बॉडी किसी दूसरी चीज का चक्कर लगाता है ये, लेकिन एक्सिस उसका ये हो जाता है। ये अपने एक्सिस पे अगर रोटेट किया तो रोटेशन, और दूसरे के एक्सिस पे रोटेट किया तो ये हो गया रेवोल्यूशन। तो वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल है डोर का। डोर जो होता है वो एक लीवर पे ऐसे हैंग करता रहता है। अब इस पे आपने फोर्स लगाया तो उसके लीवर के ही अराउंड ये ऐसे रोटेट करता है। अब आ जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क एक ऐसी फोर्स है जो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगता है। तो टॉर्क की वजह से बॉडी घूमती है अपने एक्सिस पे। तो यहीं पे ये डेफिनेशन है कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स अबाउट अ पाइवट पॉइंट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, जैसे ये। अब देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आप समझ लीजिए। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट पॉइंट इनटू फोर्स। तो अगर आपको टॉर्क पता करनी है, मान लीजिए ये एक बॉडी है, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया और ये इसका एक्सिस है, तो ये हो गया फोर्स। तो टॉर्क क्या होगी? टॉर्क आपका होगा ये फोर्स इनटू जो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कोई डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये हो गई आपका टॉर्क। अब टॉर्क की यूनिट कैसे आती है? फोर्स होता है न्यूटन में, ये क्या होता है? डिस्टेंस मीटर में, तो न्यूटन मीटर टॉर्क की यूनिट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। सो हाउ विल वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क? फर्स्ट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है तो टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगा, और अगर क्लॉकवाइज कर रही है तो टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ कब होगा? जब बॉडी इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, the movement of force will be outward. If the body is moving in clockwise direction, the movement of force will be inward. Now, factors affecting the direction of rotation.
सो द फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे हम ये पता करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो इफेक्ट कैसे होता है। देखो देखिए दो तरीके से होता है। पहली बात ये कि आपने किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करी। अब देखिए अगर आपने यही फोर्स यहाँ अप्लाई किया तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, और यहाँ अप्लाई किया तो इसको ऐसे घुमाएगा, तो देखिए इफेक्ट हो रहा है ना रोटेशन। ठीक है, इसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। नाउ द सेकंड इज डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर आपने चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑल्सो अल्टर्स द सेंस ऑफ रोटेशन। अब आपने फोर्स ऐसे लगाई तो ऐसे घूमेगा। ये देखिए अगर आपने फोर्स ऐसे लगाई तो ये ऐसे घूमेगा, और ऐसे लगाई तो ऐसे घूमेगा। तो दो चीज पे रोटेशन डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अगर लोकेशन, किस लोकेशन पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये दो चीज है। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आप ऐसे ही रियल एग्जांपल से समझ सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टॉर्क, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब क्योंकि टॉर्क भाई फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है फ्रॉम द एक्सिस। तो अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे, इसको आप कांस्टेंट कर देंगे तो ये बढ़ेगा। अगर आप फोर्स को कांस्टेंट करके इसको बढ़ा देंगे तो ये बढ़ेगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर आप ये यूनिट बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता तो ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई एक चीज कांस्टेंट करके एक चीज बढ़ाते हैं तो ये आपका रिजल्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, और अगर आपने इसको कांस्टेंट करके इसको बढ़ाया तो ये बढ़ेगा, या घटाया तो ये घटेगा। बस एक चीज अगर कांस्टेंट रहे। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका टॉर्क है और हमने डिस्टेंस कांस्टेंट कर दिया, मतलब कुछ मतलब नहीं है इससे। अब इसको अगर आप बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और इसको आप घटाएंगे तो ये घटेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली नहीं, उल्टा नहीं, डायरेक्टली जो आप करेंगे वो करेगा। ठीक है, अब यूनिट्स ऑफ टॉर्क आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन सीजीएस यूनिट आप समझ लीजिए। न्यूटन है तो सीजीएस का न्यूटन है, तो न्यूटन एसआई यूनिट थी, तो इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, डायनोमीटर की क्या होती है, सेंटीमीटर। तो उसी तरीके से इसको आप उलट दीजिए, न्यूटन डायन हो गया, मीटर सेंटीमीटर हो गया, इस तरह से सीजीएस यूनिट बन गई। अब क्या होता है कि न्यूटन की और एनर्जी की भी एक ही यूनिट होती है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि टॉर्क को जूल से मेजर किया जाता है, नहीं। ये दोनों अलग चीज है, बस इनकी यूनिट सेम होती है, बस इतना ही इन दोनों में सिमिलैरिटी है। अब इसमें क्या हो गया है, टॉर्क हम पता कैसे करें कि जो आपका टॉर्क है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर आपकी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही है तो टॉर्क आपका पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज कर रही है तो टॉर्क आपका नेगेटिव होगा। कोई एक चीज याद कर लीजिए, दूसरी चीज को उल्टा कर दीजिएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज ओपनिंग और क्लोजिंग अ डोर। सो मैंने आपको पहले ये बता दिया था, टोल्ड यू बिफोर दैट whenever you apply force on the door, it moves around its axis। तो अपने एक्सिस के अराउंड मूव करेगा। ये देखिए, ये एक्सिस है, इसके अराउंड ही मूव करेगा। अब दूसरा, हैंड फ्लोर ग्राइंडर, मतलब आटा की चक्की। आटा की चक्की आपने देखा होगा, ऐसे एक्सिस लगा रहता है, यहाँ पे एक कुंडी रहती है, यानी एक हैंडल रहता है। व्हेन यू अप्लाई दिस फोर्स, इट रोटेट्स आइदर clockwise or anti-clockwise, it depends upon the direction of force। तो देखिए ये भी टॉर्क, टॉर्क की वजह से ये अपने एक्सिस पे मूव करती है चक्की। ठीक है, ये डायरेक्शन ये आप देख सकते हैं। कार की जो स्टीयरिंग व्हील होती है उस पे भी एक्सिस लगा रहता है। आप यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो ऐसे मूव करता है, यहाँ से फोर्स लगाते हैं तो ऐसे मूव करता है। इसी तरीके से बाईसाइकिल पे क्या होता है, एक पैडल, ये बाईसाइकिल हो गई, ये हो गया इसका पैडल। इस पे आप पैर रखते हैं और प्रेशर मारते हैं नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ प्रेशर मारते हैं तो ये इसको घुमाता है। जब ये इसको घुमाता है तो इसके ऊपर लगी चेन भी मूव करती है फ्रिक्शन की वजह से, और उसके बाद ये इसको घुमाता है, जिसके वजह से आपका डायरेक्शन इस साइड, आप आगे की तरफ आपका बाईसाइकिल मूव होती है। ठीक है, बाईसाइकिल आपकी ऐसे ही तो लगी रहती है,
यहाँ एक आगे पहिया होता है और ये पूरा काम इस पे रहता है, ये हैंडल हो गई। बस आपने पेंडल मारा, ये ऐसे मूव करी, ये ऐसे मूव करी, और ये इसको घुमा के ऐसे मूव करेगा, तो आप आगे चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप, इतना टफ नहीं है। रिंच, ये भी आप देखे होंगे कि कोई नट बोल्ट खोलना है तो आपने यहाँ फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर घूमेगा, तो ये इसको ऐसे घुमा के खोल देगा। तो यहाँ पे भी आप टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये घूमता है इस साइड। यहाँ पे आपने फोर्स अपर साइड अप्लाई किया तो ये ऊपर उठाएगा और इसको ये घुमाएगा, जिससे ये खुल जाता है। दूसरा, आप कोई चाहे, आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, उसमें भी आप इसी तरीके का टर्न करते हैं, वो खुल जाता है। कोई कार की व्हील नट हो, चक्का, चक्के पे भी आपने देखा होगा इस तरीका का, आप स्क्रू ड्राइवर लगाते हैं और इसको जब आप घुमाते हैं तो इस पे जो लगा स्क्रू है वो घूम जाता है और वो खुल जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब कपल की बात, कपल क्या है? देखिए, कपल का मतलब ही यही है कि कोई चीज साथ में है, पेयर में है। यानी यहाँ पे होता क्या है, देखिए, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं, और एक्ट करती हैं और वो पैरेलल होती हैं। यानी ये दो इक्वल अमाउंट की फोर्स एक्ट करती हैं, पैरेलली एक्ट करती हैं, एक लाइन में नहीं एक्ट करती कि ऐसे ऐसे एक्ट करें, नहीं, देखिए पैरेलली एक्ट करती हैं, और इस पैरेलली एक्ट करने की वजह से कपल होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं, टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस फॉर्म अ कपल। ठीक है, तो अब कपल की वजह से ही ये कोई रोटेशन जो होता है, किसी चीज का आप रोटेशन जो करते हैं, वो कपल की वजह से ही होता है। वो होता कैसे है, देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए, ये है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आपने एक फोर्स यहाँ पे लगाया, तो एक फोर्स और डेवलप होगी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े हैं, आपने इस साइड किया तो एक फोर्स डेवलप होगी इस साइड में उसी अमाउंट की, और जब ये फोर्स डेवलप होती है तो ये इधर की तरफ भागता है, ये इधर की तरफ भागता है, तो ये क्या बना देता है, गोला, रोटेशन। तो इस तरीका से आप कपल की वजह से टर्निंग इफेक्ट पैदा करते हैं, और उस टर्निंग इफेक्ट से रोटेशन होता है बॉडी का, और वो एक्सिस के अबाउट घूम जाती है। तो अब देखिए, इसमें फर्क क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स और कपल में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, जो टॉर्क होता है, वो अपने एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस लेता है। लेकिन जब कपल आती है, यानी दो फोर्सेस आ गई एक ही मैग्नीट्यूड की, तो ये जो डिस्टेंस लेता है, ये दोनों फोर्स के बीच का लेता है। बस इतना फर्क है। और ये कैसे प्रूव होता है? ये ऐसे प्रूव होता है कि यहाँ का हम देख लेते हैं पहले। इधर का टॉर्क हम लेते हैं, ये फोर्स हुआ, और ओ ए, यहाँ से यहाँ तक का फोर्स हुआ, ये एक इंड, ए इंड का हमने टॉर्क निकाल लिया। अब बी इंड का अगर हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? यही चीज, फोर्स इंटू ओ बी। ये देखिए, फोर्स इंटू ओ बी। अब दोनों क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में है, आप देख सकते हैं, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी इस साइड घूम रहा है, ये भी इस साइड घूम रहा है, ये भी इस साइड घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में अब एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों फोर्स प्लस हो जाएंगी, तो ये दोनों को हम प्लस कर देते हैं। ये एफ ओ ए, एफ ओ ए और एफ ओ बी को हम दोनों प्लस कर देते हैं, एफ बाहर आ जाता है क्योंकि सेम ही है, सेमी मैग्नीट्यूड का बाहर आ जाता है। ओ ए प्लस ओ बी क्या था यहाँ पे? ये ओ ए था, ये ओ ए था, और ये ओ बी था। तो ये ओ ए बी क्या होता है, ये ए बी है पूरा, तो इसलिए यहाँ पे जो जिसका डिस्टेंस डी दिया था, तो यहाँ पे ओ ए प्लस ओ बी क्या हो गया, ए बी हो गया, और ए बी का डिस्टेंस डी दिया था, तो ये क्या हो गया, एफ इंटू डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोर्स इंटू डी। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो कपल होता है, कपल हम ऐसे ही निकालते हैं कि फोर्स और फोर्स के बीच का डिस्टेंस,
और टॉर्क क्या होता है? फोर्स प्लस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ, ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस यही फर्क है। तो वही चीज देखिए मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करके बता दी। अब यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे जो यूनिट होगा आपका, फोर्स हो गया न्यूटन, और डिस्टेंस क्या होगा, वही हो गया मीटर, तो ऐसा यूनिट ये हो गई आपकी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रिंच से आप जो खोलते हैं उस पे भी टर्निंग इफेक्ट होता है, तो कपल की वजह से होता है, कपल की वजह से प्रोड्यूस होता है। वाटर टैप आप जब खोलते हैं, एक साइड आप लगाते हैं तो दूसरा साइड वो लगाता है आपकी तरफ, तो ये टर्न हो जाता है। इसी तरीके से आप कोई भी टैप या कोई भी आप सील खोल रहे हैं, या कोई भी ढक्कन आप खोल रहे हैं, तो उसमें यही तरीका का कपल होता है जिसकी वजह से आप खोलते हैं। जैसे ताला आप खोलते हैं तो ताले में भी एक कपल ही एक्ट करता है। फोर्स अप्लाइड टेंजेंटली, आपने टेंजेंटली, तो टेंजेंटली अपोजिट डायरेक्शन में उसी तरीके का फोर्स लगेगा और ये घूम जाएगा, चाबी खुल जाएगा। लेकिन ये अलग बात है कि भाई चाबी अलग है तो आपका ताला नहीं खुलेगा। तो ये मोटर कार के हैंडल में भी यही होता है। आपने इधर लगाया तो वो इधर एक फोर्स एक्ट करता है उल्टे डायरेक्शन में, आपने ऐसे फोर्स लगाया और ये ऐसे फोर्स एक्ट करता है, तो ये फिर इसको घुमा देता है एक साइड। इसी तरीके से साइकिलिंग में भी होता है, आपने फोर्स इधर लगाया, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया, और ये आपको क्लॉकवाइज में आगे की तरफ भेज देता है। तो ये आप समझ गए। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी कि रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो होता है, प्योरली रोटेशनल इफेक्ट होता है, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से नहीं मैटर करता, सिर्फ ओनली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड देयर मैग्नीट्यूड इन्फ्लुएंस द रोटेशनल इफेक्ट। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लोकेशन से मतलब नहीं है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है बिटवीन द फोर्सेस एंड देयर मैग्नीट्यूड, और जो वैल्यू है बस उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए इक्विलिब्रियम को अगर आप टेक्निकली समझाना चाहें तो यही हुआ। इसका मतलब कि मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसमें मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, स्टेबल है, स्टेशनरी। क्यों? क्योंकि जो मल्टीपल फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं कि ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, ये इसको कैंसिल कर दे रहा है, तो जीरो फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये रेस्ट पे है। व्हेन मल्टीपल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, equilibrium occurs if the forces correctly satisfy the condition. The resultant forces of all forces is zero. इनके पूरे रिजल्टेंट अगर आप जोड़ेंगे विद साइन या अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, तो ये जीरो रहेंगे। अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, यानी टॉर्क भी आप जोड़ेंगे अबाउट अ गिवन पॉइंट इज जीरो, ensuring no rotational motion. तो resultant forces of all, the resultant of all forces is zero, and the algebraic sum of the moments of all forces about a given point is zero. मोमेंट, तो ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। आपको समझ में आ गया होगा। तो रिजल्टेंट फोर्सेस आपकी जीरो, या फिर एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन, सम ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस, यानी टॉर्क अबाउट अ गिवन पॉइंट इज जीरो। देखिए दो तरह से इक्विलिब्रियम होते हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। A body is said to be in static equilibrium when the resultant of all the forces acting on the body is zero and the body appears to be at rest. तो इसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस बॉडी पे, वो इस तरीका से एक्ट करें कि ये इसको कैंसिल कर दे, ये इसको कैंसिल कर दे, और जो रिजल्टेंट फोर्स है इस बॉडी पे जीरो लगे और ये बॉडी स्टेशनरी दिखे, स्टेशनरी रहे। तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी रेस्ट पे रहे और जो भी फोर्सेस इस तरीका से एक्ट करें कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें और रिजल्टेंट फोर्स जीरो रहे, जिसकी वजह से बॉडी मूव ना करे, स्टेशनरी दिखे। तो ये हो गया आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि कोई भी चीज ले लीजिए, कोई बॉक्स रखा है टेबल पे, तो ये स्टेशनरी है क्योंकि फोर्स लगा रही है बॉडी नीचे के साइड अपने वेट की वजह से, और जो ये टेबल इसके ऊपर लगा रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसलिए ये रेस्ट पे है, नहीं तो ये मूव करता रहता। इसी तरीके से कोई भी बुक आप रख दे रहे हैं इस टेबल पे, तो ये रेस्ट पे कैसे है? क्योंकि बॉडी का जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और टेबल का जो रिएक्शनरी फोर्स है ऊपर की तरफ, ये दोनों को कैंसिल आउट कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये बुक्स रेस्ट पे है। बीम बैलेंस लिख लीजिए, कोई तराजू ले लीजिए,
कोई तराजू ले लीजिए। अब ये इक्विलिब्रियम में आपको दिख रहा है, लेकिन इसके दिखने का वजह ये है कि अगर ये इसको घसीट रहा है तो ये भी इसको घसीट रहा है उतनी अमाउंट ऑफ फोर्स से, तो ये इक्विलिब्रियम में इस वजह से है। What is in dynamic equilibrium when it remains in a state of uniform motion under the influence of several forces? वही चीज है कि एक बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में हो, क्यों? क्योंकि उस पर बहुत से सेवरल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो क्या होता है कि एक एरोप्लेन है, वो एक हाइट पे सेम हाइट पे उड़ रही है और सेम स्पीड के साथ जा रही है। तो ये ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन का वेट डाउनवर्ड की तरफ लगता है, ठीक उतना ही अमाउंट का जो फोर्स है वो एयर लगाती है इसके ऊपर, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करती है, जिसकी वजह से ये सेम स्पीड से सेम हाइट पे आपको दिखती है एरोप्लेन जाते हुए। अब जैसे कि एक रेन ड्रॉप का हम ले लेते हैं एग्जांपल। रेन ड्रॉप जो गिरती है नीचे, आपको कांस्टेंट स्पीड से गिरते हुए दिखती है। तो इस पे होता क्या है कि इस पे डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और इस पे अपवर्ड फोर्स एक एयर रेसिस्टेंस फोर्स लगता है और एक बाइंड फोर्स लगता है। तो ये एक दूसरों को कैंसिल करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसके वजह से ये नीचे की तरफ आता है। सर्कुलर मोशन, कोई भी एक पत्थर बांध के अगर आप एक स्ट्रिंग से घुमाएं, तो आप देखते हैं वो सर्कुलर मोशन करने लगता है। इसलिए क्योंकि स्ट्रिंग एक सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगाती है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन के तौर पे प्रोड्यूस होता है, जो इसको कैंसिल करने की पूरी कोशिश करता है, कैंसिल करता है, जिसकी वजह से ये आप देखते हैं कि हर जगह ये बैलेंस होता है और ये यूनिफॉर्म फोर्स, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये स्टोन करने लगता है। तो इस तरीके से ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपको दिखेगा। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट है। Let's move to our next topic, that is principle of movement. The principle of movement states if the body is in equilibrium, the sum of anti-clockwise movements about a pilot equals the sum of clockwise movements. यानी क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो सम है क्लॉकवाइज मूवमेंट का इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर है ऐसा केस तो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है भाई। एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। यानी जो मूवमेंट है, अगर यहाँ क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, इसके बराबर है, तो बॉडी जीरो। अगर आप इधर ला देंगे तो जाहिर सी बात है, अगर वो जीरो हो गया तो वो इक्विलिब्रियम में है। यानी इन दोनों का डिफरेंस जीरो होना चाहिए या ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दो चीज है, आप समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन हम कर लेते हैं कि वेरिफिकेशन कैसे है। मान लीजिए ये एक एग्जांपल देख लीजिए। अब देख लीजिए ये एक एग्जांपल कि यहाँ पे एक स्केल को हमने स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है और यहाँ पे नीचे हमने एक और, आप देख सकते हैं, स्प्रिंग लगा दी है और स्प्रिंग के नीचे वेट्स लगा दिए हैं। ये वेट्स हो गए, ठीक है। अब ये वेट्स देखिए बराबर तरीके से नहीं लगाए गए, इसका डिस्टेंस बड़ा है, इसका डिस्टेंस छोटा है। वेट भी आप देख सकते हैं अलग अलग है, W1 W2 आप ले लीजिए। अब ये जो वेट है, इस पे जो फोर्स ऐड कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर रहा है, उतना ही ऐड कर रहा है जितना इसका मास होगा। मास के ये एक नीचे की तरफ ऐड कर रहा है, तो ये जो वेट है इसका आप फोर्स समझ लीजिए जो नीचे की तरफ लग रही है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। तो इनका कहना ये है कि ये स्केल तब ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जब इसका टॉर्क, मान लीजिए ये एक्सिस है, इसका टॉर्क क्या है, यहाँ पे वेट लगा था W1, यहाँ पे वेट लगा था W2, ये डिस्टेंस मान लीजिए, एक D1 था एक D2 था। तो जब इसका फोर्स, वेट को हम फोर्स कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वही तो नीचे लग रही है वेट, और ये D1, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर हो जाए, W2 इज इक्वल टू D2। ये आप हमेशा करके देखिएगा, अगर बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क जो हो गए आपके, मोमेंट ऑफ फोर्स जो हो गया वो आपका बराबर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस में भी इसी तरीके से चीजें इक्विलिब्रियम में आती है। जैसे तराजू हो गए, तराजू आप समझते होंगे, तो तराजू पे आप वेट रखते हैं दोनों साइड।
तो वो बराबर हो जाता है। इसी तरीके से सीसॉ आपने देखा होगा, अगर वहां पे भी ऐसे लगा है, यहाँ पे एक बच्चा बैठा, एक या बच्चा यहाँ पे बैठा, तो क्या होगा, इसका वेट W1 ले लीजिए, इसका वेट W2 ले लीजिए, ये D1 ले लीजिए, D2 ले लीजिए, तो इन दोनों का जो हॉरिजेंटल स्केल है वो तब बराबर होगा, ये दोनों तब इस तरीके से आमने सामने एक दूसरे को हो जाएंगे, जब इसका वेट इज इक्वल टू D1 और इसका वेट इज इक्वल टू D2, जो कि ये आपका टॉर्क ही है, ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है। तो बच्चे आप देखते हैं ना, कभी कभी खेलते हैं इस पे, ये इधर बैठ गया, इधर बैठ गया, तो ये दोनों बराबर में तभी आएंगे जब इसका वेट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस और इसका वेट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इक्वल हो, तो ये बैलेंस हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगर आप कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वरना आई होप आपको समझ में आया होगा कि वॉट एवर आई हैव taught you, if you are clear about the concept, then definitely my efforts are paid off. So please subscribe to this channel. अगर आप चाहते हैं कि और भी अपडेट आपको मिल सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम में 10th में, तो हम कोशिश करेंगे फिजिक्स और मैथ के और भी टॉपिक्स डालें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये पहला वीडियो है, कोशिश रहेगी कि और वीडियो को इन्हेंस किया जाए और बेहतर तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ समझाया जा सके। तो अगर आप चाहते हैं और भी लेटेस्ट अपडेट्स मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।